गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पीपीएचएन के सेकंड पार्ट में मैनेजमेंट ऑफ पीपीएचएन समझेंगे। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में उसकी पैथोफिजियोलॉजी, उसके डायग्नोसिस के बारे में समझा था, वो पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो समझ लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे, इसको समझ पाएंगे। तो जैसा हमने समझा था कि पीपीएचएन में पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जिसके कई कारण हमने समझे थे, जिसमें से एक कारण था कि जो पल्मोनरी वैस्कुलर वेसल्स है, जो पल्मोनरी वेसल्स है, उसके अंदर का जो मस्कुलर लेयर है वो रिफ्लेक्सली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जिसके कारण से प्रेशर्स बढ़ जाते हैं। अगर हमको उसको कॉन्ट्रैक्शन को रिलीज कर दिया हमने किसी तरह से, तो वो पीपीएचएन में हेल्प करेगा। दूसरा, हमने दो और वेराइटी समझे थे, जिसमें हमने समझा था कि पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस का कारण पल्मोनरी वैस्कुलर का रिमॉडलिंग है, जिसमें जो मस्कुलरिस लेयर है बहुत ज्यादा थिक हो गया है, या पल्मोनरी वेसल्स ही कम है, जैसा कि लंग हाइपोप्लेजिया में। तो वैसे कंडीशन में ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट होगा, और वो जो हमारे पल्मोनरी वासोडाइलेटर हम यूज कर रहे हैं शायद वो काम ना करे। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपीएचएन को हम सिंपल करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा लॉजिकल बनाने के लिए उस सीक्वेंस में कर रहा हूं। सारी चीजें हम साथ में करते हैं, लेकिन उसको अगर सीक्वेंस में याद रखेंगे तो हमको याद रखना आसान होगा और कोई चीज मिस नहीं होगी। तो सबसे पहले है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी को आपको मेंटेन करना है। मतलब क्या है कि आपको बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल मेंटेन करना है, क्योंकि अगर हाइपोथर्मिया होता है तो पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसीलिए पीपीएचएन एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया के लिए। जैसा कि हमने समझा कि बर्थ एस्फिक्सिया, मेकोनियम एस्पिरेशन और पीपीएचएन साथ में रह सकते हैं, लेकिन अगर पीपीएचएन सीवियर है और आपके बच्चे को नियोनेट थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया भी लग रहा है, तो आपने वो यूज नहीं करना चाहिए, और नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए। अगर बच्चा ट्रांसपोर्ट के टाइम पे या समझो किसी और कारण से हाइपोथर्मिक हो जाता है, तो उसका पीपीएचएन और एग्रीवेट हो जाएगा। और जैसा हमने समझा था कि एक बार पीपीएचएन हो गया तो ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो अगेन वो स्टिमुलस होता है पल्मोनरी वासोकंस्ट्रिक्शन के लिए, और बच्चा फिर वो विशियस साइकिल में फंस जाता है, और जिसके कारण से चीजें मुश्किल होती जाती है। मिनिमम स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस हो जाए, चाहे प्रिक हो, या फिर बच्चे ने यूरिन कर दिया हो, या बहुत जोर से रो रहा हो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट हो, या बहुत अगर आवाज हो जाए उसके आसपास में, तो ये सारी चीजें भी पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, क्योंकि वो पूरे वेसल्स स्पाज्म में चले जाते हैं। जैसे हम ब्रोंकोस्पाज्म समझते हैं ना, वैसे ही वैस्कुलर मस्कुलर लेयर रहती है वो स्पाज्म में चली जाती है, जिसके कारण पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है। एक बार पल्मोनरी प्रेशर बढ़ गए कि ऑक्सीजन कम हो जाता है उतनी देर के लिए, ऑक्सीजन कम होने के कारण अगेन हाइपोक्सिया के कारण फिर से वासोकंस्ट्रिक्शन होता है। तो ये जो विशियस साइकिल में बच्चा फंसता है, उसको रोकने के लिए हमको ये जो वास्कुलर स्पाज्म में बच्चा जा रहा है उसको हमको रोकना है, और यही कारण रहता है जो हम बोलते हैं कि लायबिलिटी ऑफ सैचुरेशन है बच्चे को। आरटी फीडिंग, क्योंकि बच्चा भूखा रह सकता है, उसका पेट तो ठीक है, हो सकता है उसको भूख लगे, और भूख लगने के कारण अगर बच्चा जोर से रोता भी है तो भी पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ता है। पीएच एंड इलेक्ट्रोलाइट, एसिडोसिस बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है बच्चे के वासोकंस्ट्रिक्शन के लिए, इसलिए इसको किसी भी हालत में अवॉइड करना है। जब बच्चा बहुत ज्यादा एसिडोसिस के साथ और सीवियर पीपीएचएन के साथ में है, तो बहुत सी यूनिट में सोडा बाइकार्ब भी देते हैं। सोडा बाइकार्ब देके थोड़ा सा पीएच, एक बार हमको थोड़ा मार्जिन मिल जाए, थोड़ा सा समय मिल जाए इंटरवीन करने के लिए, तो वो काफी हेल्पफुल रहता है। तो अगर किसी भी कारण से अगर बच्चा पीपीएचएन का है और वो मेंटेन नहीं कर रहा है सैचुरेशन, और आपको लग रहा है कि ये हाइपोक्सिक और एसिडोसिस दोनों है, तो ऐसे कंडीशन में वेंटिलेशन का केयर करने के बाद आप उसको सोडा बाइकार्ब को दे सकते हैं। अगर वेंटिलेटेड नहीं है बराबर से, तो वो CO2 बिल्डअप करेगा और एसिडोसिस को बिल्डअप करेगा, है ना। तो ये चीज को समझना जरूरी है। तो अगर आप सोडा बाइकार्ब देना चाहते हैं तो आपका बच्चा वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। तीसरा, सिडेशन। जैसा हमने समझा था कि कोई भी स्टिमुलस हो, आपको आईवी प्रिक तो लगेंगे, उसकी सैंपलिंग तो करना ही है, तो उसको सिडेशन लगता है। अगर आपने वेंटिलेट करके रखा है तो आप उसको सिडेट कर दीजिए। और हमारे यूनिट में हम अम्बिलिकल लाइन या फिर सेंट्रल लाइन डाल देते हैं, जिसके कारण से बार बार उसके सैंपलिंग के लिए बच्चे को प्रिक नहीं करना पड़ता। तो ये चीज हमको समझना है। देन आपको उसका इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ आपका उसका शुगर भी मेंटेन करना है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया भी ये रहता है। और इलेक्ट्रोलाइट्स बाकी सोडियम है या फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनका भी लेवल नॉर्मल मेंटेन करना जरूरी होता है। इसके अलावा बच्चे का एचबी, एल्ब्यूमिन और वॉल्यूम, इसको भी ऑप्टिमाइज करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये चीजें ऑप्टिमाइज नहीं रही तो
पल्मोनरी वासोकंस्ट्रिक्शन में बच्चा जाएगा या फिर सिस्टमिक उसका वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमको ये चीज समझनी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम शंटिंग अक्रॉस पीडीए रहता है और लंग्स के प्रेशर बढ़े हुए हैं, पल्म और अगर सिस्टमिक प्रेशर्स के भी ऊपर है तो दो तरीके से ये शंट, अभी ये शंट कैसा हो रहा है कि ये राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में आ रहा है और यहां से पीडीए में जा रहा है, तो जिसके कारण से लंग्स के तरफ जो ब्लड जाना चाहिए था वो पहुंच नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है। तो आपको यहाँ का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो ब्लड यहाँ जाने के बजाय इधर जाए, तो उसका प्रेशर आपके पल्मोनरी प्रेशर्स के ऊपर जाना चाहिए, या फिर आपको यहाँ के प्रेशर्स को कम करना पड़ेगा ताकि यहाँ का ट्रैफिक क्लियर हो जाए और जो ब्लड है लंग्स की तरफ जा सके। तो ये दोनों स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं, इसको पल्मोनरी वासोडाइलेटर यूज करके या सिस्टमिक वासोकंस्ट्रिक्शन करके। तो ये चीज हमको समझना जरूरी है। तो इसलिए हमको इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम मेंटेन करना जरूरी है, जिसके कारण से इधर का ब्लड प्रेशर, सिस्टमिक ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे और हम कोशिश करके हाई नॉर्मल पे मेंटेन करें। हम उसको हाइपरटेंशन में नहीं भेजना चाहते, लेकिन हाई नॉर्मल में मेंटेन करें ताकि ये जो शंटिंग यहाँ की हो रही है वो थोड़ा कम हो और ये ब्लड लंग्स की तरफ डाइवर्ट हो जाए। दूसरा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को हमको समझना जरूरी है कि ऑक्सीजन बहुत ही पोटेंट पल्मोनरी वासोडाइलेटर है। तो अगर ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, सिर्फ ऑक्सीजन जो ले रहा है बच्चा वो नहीं, हमको ब्लड के अंदर का ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो अगर आपने PaO2 उसका मेंटेन कर सके तो PaO2 मेंटेन करने के कारण जो पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, क्योंकि जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन अच्छा रहता है तो पल्मोनरी वासोडाइलेटेशन हो जाता है और पल्मोनरी वासोडाइलेटेशन होने के कारण जो पल्मोनरी प्रेशर्स कम हो जाते हैं और उसके कारण से ये जो ब्लड इधर नहीं जा पा रहा था वो फिर से जाने लगता है। तो कितना रखना चाहिए? पहले हम सोचते थे कि जितना ज्यादा ऑक्सीजन रहे उतना अच्छा है, तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देते थे, 100% मेंटेन करते थे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा PaO2 है ना, 300-400 का PaO2 है, तो भी प्रॉब्लम होगा क्योंकि वो रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स जनरेट करेगा और ये फ्री रेडिकल्स इंजुरीज करते हैं, उधर में इंफ्लेमेटरी रिएक्टर्स को जनरेट करते हैं जो अगेन पल्मोनरी वासोकंस्ट्रिक्शन करते हैं। तो हमको ज्यादा सैचुरेशन नहीं चाहिए, हमको 90 के ऊपर चाहिए लेकिन 100 नहीं चाहिए। हम इसको 95 तक के भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो 90 to 95 तक के आपको सैचुरेशन चाहिए, SpO2 चाहिए, है ना। और PO2 आपको नॉर्मल चाहिए, ये आप 60 to 85 के बीच में, 80 के बीच में रख सकते हैं। और PCO2 भी आप थोड़ा सा हायर साइड में एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे आप इसको 40 से 50 के बीच में रख सकते हैं। और आपको pH मेंटेन करना है, pH एसिडोसिस नहीं होना चाहिए। अगर pH एसिडोटिक है तो वो पल्मोनरी वासोकंस्ट्रिक्शन करेगा। तो कभी कभी pH अगर मेंटेन है, उसके लैक्टेट नॉर्मल है, उसका आप देखोगे कि सैचुरेशन 90 और 95 के बीच में मेंटेन कर रहे हैं, कलर अच्छा है और उसका BP थोड़ा सा लोअर साइड में भी है, तो भी उसको एक्सेप्ट कीजिए। उसको बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी मेंटेन करनी है कब तक, जब तक के बच्चा वो पल्मोनरी वासोकंस्ट्रिक्शन से बाहर नहीं आ जाता। तो ये चीजें जरूरी है, 100% आपको टारगेट नहीं करना है। इवन हाइपरऑक्सिया इज डेंजरस। तो ऑक्सीजन अगर कम हो गया, अगर बच्चा हाइपोक्सिया में गया है, तो जैसा हमने समझा किया कि हाइपोक्सिया वासोकंस्ट्रिक्शन करता है, वासोकंस्ट्रिक्शन से फिर से इधर का फ्लो कम हो जाएगा, लंग्स का फ्लो कम होने के कारण फिर से ऑक्सीजन कम होगा और वो फिर से हाइपोक्सिया करेगा, हाइपोक्सिया फिर से पल्मोनरी प्रेशर्स को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये विशियस साइकिल है और विशियस साइकिल में बच्चा फंस जाता है। इसलिए हम पेशेंट को बता के रखते हैं कि ये इसमें डायगोनल वेरिएशन रहता है और कभी कभी बच्चा ये विशियस साइकिल में अगर फंस गया तो उसको रिवाइव करना मुश्किल होता है। तो ये एक प्रॉब्लम पल्मोनरी पर्सिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ न्यूबॉर्न में हो सकता है। तीसरा है वेंटिलेशन। अब वेंटिलेशन का एक चीज हमको समझना जरूरी है कि वेंटिलेशन करते वक्त जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो डिपेंड करेगी कि बच्चे के लंग्स कैसे है ना। अगर व्हाइट लंग है मतलब ये डिसीज लंग है, और दूसरा है ब्लैक। अगर आपने एक्सरे किया बच्चे का और बच्चे के एक्सरे में आपको दिख रहा है कि वो उसका लंग्स तो ब्लैक है पूरा,
तो हमने ये समझा था कि ब्लैक लंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड नहीं जा पा रहा है, ये पल्मोनरी वासोकंस्ट्रिक्शन, लंग्स अच्छे उसके, है ना, तो पल्मोनरी सीवियर पल्मोनरी वासोकंस्ट्रिक्शन है या फिर हाइपोप्लेजिया और किसी कारण से, तो इसके तक के ब्लड ही नहीं पहुंच रहा, तो ब्लड नहीं पहुंच रहा है आपके लंग्स में, तो आपने कितना भी लंग्स को वेंटिलेट कर दिया वो तो ब्लड के अंदर आने ही नहीं वाला है। तो आपका मेन स्ट्रेटेजी रहेगा फिर पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करना। इसमें आपको मिनिमम वेंटिलेशन करना है, उसको एकदम मतलब ऑप्टिमम पीप दीजिए, बहुत ज्यादा हाई पीप देने की जरूरत नहीं है, टीआई ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लंग को एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है, आप जेंटल वेंटिलेशन कीजिए और जो पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम करने वाले दवाइयों को जल्दी यूज कीजिए, उसको हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। दूसरा व्हाइट लंग, व्हाइट लंग का मतलब है कि ये डिसीज लंग है, आइदर इसमें आरडीएस है, आइदर ये मेकोनियम एस्पिरेशन है और ये कंजेनाइटल निमोनिया, ये तीनों में से कोई एक चीज रह सकती है जिसके कारण से ये डिसीज लंग है। और डिसीज लंग होने के कारण इसमें अटेलेक्टेसिस है, मतलब कुछ अल्वियोला इसके कोलैप्स है, कुछ ज्यादा एक्सपांड हो गए हैं मेकोनियम में जैसा होता है। और ऐसे कंडीशन में जैसा हमने समझा था कि अगर पल्मोनरी ये अगर अल्वियोला कोलैप्स है तो आयनों नहीं जनरेट करेंगे और उसके कारण से पीपीएचएन होने के डर है। तो जैसे ही आपको व्हाइट लंग दिखता है, आपको इसको अच्छे से अल्वियोला को ओपन करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए हमने क्या स्ट्रेटेजी समझी थी कि हमको पीडब्ल्यूपी अच्छा देना है, थोड़ा सा पीडब्ल्यूपी ज्यादा रहता है, कभी कभी हम 7, 8, 9, 10 भी करते हैं और उसके हिसाब से फिर कोशिश करते हैं कि अल्वियोला सारे ओपन हो जाए। और अगर इसके बावजूद आपका पीडब्ल्यूपी ज्यादा लगने के बावजूद अगर पेशेंट मेंटेन नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी का भी रोल है, हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर का रोल है। यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी लगा के कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे लंग ऑलरेडी एक्सपांड है, आप कुछ अचीव नहीं कर रहे। तो व्हाइट लंग में आप हाई फ्रीक्वेंसी लगा सकते हैं, आप ज्यादा पीप दे सकते हैं, आप यहाँ पे सर्फेक्टेंट भी डाल सकते हैं अगर मेकोनियम है तो यहाँ पे एचएफओवी, सर्फेक्टेंट और हाई पीप, ये सारे चीजों का रोल है। यहाँ पे इन सब चीजों का कोई रोल नहीं। एक चीज हमको यही पे क्लियर करना जरूरी है कि अगर आपका लंग व्हाइट है और आप जस्ट उसको अच्छे से ऑक्सीजन दे रहे हैं लेकिन उसको अच्छे से वेंटिलेट नहीं कर पा रहे, तो आपका आयनो काम नहीं करेगा, है ना। जो इनहेल नाइट्रिक ऑक्साइड जो मेन स्टे माना जाता है आज पीपीएचएन के मैनेजमेंट में, वो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप इनहेल तो कर रहे हो लेकिन अल्वियोला ही ओपन नहीं, अब अल्वियोला ही ओपन नहीं है तो आयनो अंदर कैसे जाएगा, और अगर अंदर ही नहीं जाएगा तो लंग्स में जब तक पहुंचेगा नहीं तो वो पल्मोनरी वेसल्स पे काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको जो लंग को वेंटिलेट किए बगैर, अच्छे से उसको ओपन किए बगैर आप उसका अगर आयनो देते भी है इनहेल नाइट्रिक ऑक्साइड तो वो काम नहीं करने वाला। तो व्हाइट लंग अगर है तो आयनो देने के पहले आपको ये सब चीजें स्ट्रेटेजी करनी है, आइदर सर्फेक्टेंट देके या हाई पीप देके या हाई फ्रीक्वेंसी देके पहले लंग को अच्छे से रिक्रूट करना है और उसके बाद ही आयनो देना है। अगर ब्लैक लंग है तो आप कन्वेंशनल वेंटिलेटर पे या फिर आजकल तो एनआईवी पे भी आप इनहेल नाइट्रिक ऑक्साइड दे सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी हमको समझना है वेंटिलेशन केस में, ठीक है। फिर थर्ड है डिक्रीज पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, इसको मैं सबसे आखिरी में लूंगा। इसके बाद है सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ाना है। जैसा हमने समझा था कि यहाँ पे ट्रैफिक कंजेस्टेड है, यहाँ पे कम है तो ब्लड यही से शंट हो रहा है, तो अगर आपने यहाँ का प्रेशर बढ़ा दिया, सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस अगर आपने बढ़ा दिया, मतलब सिस्टमिक वासोकंस्ट्रिक्शन अगर कर दिया। सिस्टमिक वासोकंस्ट्रिक्शन कौन है? डोपामिन। आजकल हमारे यूनिट में हम डोपामिन नहीं यूज करते है ना, और बहुत सी यूनिट ने डोपामिन यूज बंद कर दिया क्योंकि उसका सर्वाइवल बेनिफिट बहुत सी इसमें नहीं मिलता। फिर है नॉर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन। बहुत सीवियर केसेस में अगर बीपी भी कम है और आपको लग रहा है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा तो आप वासोप्रेसिन भी यूज कर सकते हैं। अब कुछ किताबों में ऐसा दिया है कि नॉर एड्रेनालिन नॉन सिलेक्टिव वासोकंस्ट्रिक्टर है, वो पल्मोनरी वासोकंस्ट्रिक्शन भी करता है, लेकिन आप क्लोआर्टी अगर पढ़ोगे तो उन्होंने दिया है कि नॉर एड्रेनालिन इज कैन बी कंसिडर एज अ ट्रीटमेंट टू इंक्रीज द सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। तो जो आपका यूनिट का प्रोटोकॉल है वो आपको फॉलो करना है। तो डोपामिन जो अभी आउटडेटेड हो गया, मैं ये चीज रिकमेंड नहीं करता और मेरे यूनिट में डोपामिन यूज भी नहीं होता। आप नॉर एड्रेनालिन एड्रेनालिन पे जा सकते हो, वासोप्रेसिन बहुत रेयरली हम यूज करते हैं। तो आप सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस कर सकते हैं। कब तक करेंगे? बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन करना है कि हमको नहीं, हमको हाइपरटेंशन नहीं करना, हमको नॉर्मल रेंज के हायर साइड पे रखना है
ताकि उसका प्रेशर थोड़ा पल्मोनरी प्रेशर से ऊपर चला जाए और जो शंटिंग इधर में हो रहा था वो ना हो और लंग्स की तरफ ब्लड जाने लगे। ठीक है, तो ये एक अपना स्ट्रेटेजी रहेगा। अगर कोई भी चीज काम नहीं कर रही तो अल्टीमेटली पेशेंट को फिर आपको एक्मो पे डालना है, और एक्मो यूजुअली अगर वो पल्मोनरी वासोकंस्ट्रिक्शन के कारण है तो 2-3 दिन के एक्मो में बच्चा रिवर्स हो जाता है और पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाता है और आप एक्मो से निकाल सकते हैं। ये बहुत कॉस्टली चीज है, हर जगह अवेलेबल नहीं है, आपको कार्डियक सर्जन लगते हैं, कैथेटर डालने पड़ते हैं और खर्चा बहुत ज्यादा होता है और हर जगह इसका ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं रहता। ये सबसे आखिरी रिसोर्ट है, लेकिन एक है, तो ये इसके बारे में आप काउंसलिंग कर सकते हैं। बहुत से पेरेंट्स की तैयारी रहती है हर चीज करने के लिए, तो उनको ये चीज पता होनी चाहिए और ऐसे यूनिट में आप बच्चे को एयर लिफ्ट करा सकते हैं, या फिर आप अगर समझ रहे हैं कि ये पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया का पेशेंट है और मुझे प्रॉब्लम देने वाला है लेकिन रिलेटिव सब करने के लिए तैयार है, तो आप उनको स्टार्टिंग में ही ऐसे सेंटर में भेज सकते हैं जहाँ पे ECMO अवेलेबल है। तो ये चीज हमको समझना जरूरी है। अब पल्मोनरी वासोडाइलेटेशन के बारे में समझ लेते हैं। इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में भी पूछते हैं, वाइवा में भी आते हैं, बहुत सारे MCQs आते हैं, और हमको ये पैटर्न अगर पता रहे तो हम कॉम्बिनेशंस ऑफ ड्रग्स भी वैसे यूज कर सकते हैं। तो ये पल्मोनरी वासोकंस्ट्रिक्शन है जो कि मेन पैथोलॉजी है PPHN की। अब इस पे 3 तरीके से काम होता है। एक तो एंडोथेलिन जो है डायरेक्टली पल्मोनरी वासोकंस्ट्रिक्शन होता है, तो इसको अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर दे एंडोथेलिन एंटागोनिस्ट से तो पल्मोनरी वासोकंस्ट्रिक्शन रुक जाएगा, उसमें बोसंटान है। फिर मैक्सेल्फ आता है जो डायरेक्टली पल्मोनरी वासोकंस्ट्रिक्शन को रोकता है, वासोडाइलेटेशन करता है, इसलिए मैक्सेल्फ डायरेक्टली पल्मोनरी वासोकंस्ट्रिक्शन को रोक के पल्मोनरी वासोडाइलेटेशन करता है। स्मूथ मसल्स पे ब्लड वेसल्स के ऊपर ये काम करता है, तो इसलिए ये 2 ड्रग डायरेक्टली काम करते हैं। अब कुछ ड्रग है जो साइक्लिक GMP पे काम करते हैं और कुछ ड्रग है जो साइक्लिक AMP पे काम करते हैं। तो GTP साइक्लिक GMP पे काम करता है, जो GMP में बाद में कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोडाइएस्टेरेस 5 के हिसाब से। तो नाइट्रिक ऑक्साइड मेन रोल करता है साइक्लिक GMP पे एक्टिवेट करने के कारण, जिसके कारण से पल्मोनरी वासोकंस्ट्रिक्शन इनिबिट होता है, वासोडाइलेटेशन होता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड आप आइदर डायरेक्टली दे सकते हैं, जो हमने समझा था कि इनहेल नाइट्रिक ऑक्साइड जो मेन स्टे है पल्मोनरी वासोडाइलेटेशन का। इसको कभी डिटेल में समझेंगे कि इनहेल नाइट्रिक ऑक्साइड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या रहते हैं, है ना, उसके ऊपर सेपरेट लेक्चर लूंगा। लेकिन अभी के लिए समझो कि नाइट्रिक ऑक्साइड साइक्लिक GMP को एक्टिवेट करता है और साइक्लिक GMP पल्मोनरी वासोकंस्ट्रिक्शन को कम करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड आप इनहेल दे सकते हैं या फिर उसके प्रिकर्सर्स होते हैं आर्जिनिन एंड सिट्रुलिन, ये भी पूछते हैं। तो आर्जिनिन, सिट्रुलिन और इनहेल नाइट्रिक ऑक्साइड ये साइक्लिक GMP पे काम करते हैं। अब ये साइक्लिक GMP फॉस्फोडाइएस्टेरेस 5 से GMP में कन्वर्ट हो रहा है और इसके ऊपर आपका सिल्डेनाफिल काम करता है। तो सिल्डेनाफिल आपके कन्वर्जन को साइक्लिक GMP को GMP में कन्वर्ट होने से रोकता है, जिसके कारण इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, ये ज्यादा अवेलेबल होता है और ज्यादा वासोकंस्ट्रिक्शन को इनिबिट करता है, इसलिए सिल्डेनाफिल काम करता है ना। तो हमने समझा कि इनहेल नाइट्रिक ऑक्साइड और सिल्डेनाफिल एक ही पाथवे पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक इसका परसेंटेज बढ़ा रहा है, एक इसका डिग्रेडेशन कम कर रहा है, तो आप इसका कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। बहुत सी यूनिट में हमने देखा इनहेल नाइट्रिक ऑक्साइड के बाद वो सिल्डेनाफिल देते हैं साथ में, या फिर जब आप इनहेल नाइट्रिक ऑक्साइड से पेशेंट को वीन कर रहे हैं, आप उसका परसेंटेज कम कर रहे हैं तो सिल्डेनाफिल डाल देते हैं ताकि इसका डिग्रेडेशन कम हो और ज्यादा से ज्यादा साइक्लिक GMP अवेलेबल हो। तीसरा है साइक्लिक AMP। अब साइक्लिक AMP भी पल्मोनरी वासोकंस्ट्रिक्शन को कम करता है और इसके प्रिकर्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन और एडिनोसिन, इसलिए इसके ट्रीटमेंट में आपको प्रोस्टाग्लैंडिन भी दिखेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 दिखेंगे, प्रोस्टासाइक्लिन दिखेंगे, एडिनोसिन दिखेगा। ये साइक्लिक AMP का परसेंटेज बढ़ाता है और जिसके कारण से पल्मोनरी वासोकंस्ट्रिक्शन को इनिबिट करता है। ये साइक्लिक AMP डिग्रेड होता है AMP में और इसको रोकने के लिए मिल्ड्रिनोन काम करता है। इसलिए जब आप मिल्ड्रिनोन देते हैं तो वो साइक्लिक AMP के थ्रू काम कर रहा है। यहाँ पे हमको समझना है कि मिल्ड्रिनोन का पाथवे अलग है। तो साइक्लिक AMP में कन्वर्ट होता है फॉस्फोडाइएस्टेरेस 3 से और मिल्ड्रिनोन इसको इनिबिट करता है। तो हमने देखा फॉस्फोडाइएस्टेरेस 5 पे सिल्डेनाफिल काम करेगा और फॉस्फोडाइएस्टेरेस 3 पे मिल्ड्रिनोन काम करेगा। ये भी एक MCQ होता है, तो ये हमको समझना जरूरी है।